ओके सो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या आपका इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसमें अपन समझ रहे थे कि कैसे आपका इलेक्शन का उतने दूर बैठने से अच्छा यहां नहीं बैठ सकते भाई साहब। तुमने क्या बोला है इधर बैठेगा तो मार देंगे, अजीब गुंडागर्दी है तुम्हारी भाई साहब, है ना। भाई बाबू को समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं, बाबू को बाजू में बैठा ले भाई साहब, पता नहीं पागल हो जाएगा वो, क्या कर रहा है वो। आनंदम ठीक ठाक सब कुछ भाई साहब, तुम्हारा नोटबुक पीछे रह गया, पेंसिल बॉक्स नीचे गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके तो आपका भाई साहब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन का प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस है। डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्शन आपका प्रॉपर डेमोक्रेटिक चैनल में ना हो, ठीक है। मतलब आपके इलेक्शन में अगर झोल झाल हो जाए तो हम कितना भी स्ट्रॉन्ग संविधान बना ले, हम कितने भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रूल्स रख ले, लेकिन भाई साहब अफरा तफरी का माहौल ही रहेगा। जैसे अगर समझ लो आपने एक बहुत अच्छा स्कूल बनाया है, ठीक है, लेकिन आप भाई साहब मतलब उस स्कूल में मतलब एकदम अच्छा सब क्लास हो सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन आपने जो टीचर्स रखे हैं वही इनडिसिप्लिन्ड हैं, समझ में आ रहा है। और टीचर भाई साहब अरे पढ़ना है क्या, अरे ठीक है देखेंगे भाई साहब। अगर समझ लो आधे घंटे का एक पीरियड है, टीचर आ रहे हैं भाई साहब 20 मिनट बाद, 10 मिनट का क्लास लेकर चले जा रहे हैं भाई साहब, ऐसा चल रहा है कुछ तो अफला तफली का। तो उसमें क्या बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा या बच्चे एक्चुअली एडुकेट हो पाएंगे? नहीं, ठीक है। स्कूल बहुत शोशाइन बाजी में है, मतलब एकदम अच्छा खासा स्कूल है, सारे मतलब प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, ये वो सब कुछ, लेकिन इफ दिस इज द केस देन ऑब्वियसली द स्कूल विल नॉट बी प्रोडक्टिव। इसी तरह से हमारा डेमोक्रेसी चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान जो है वो जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा पहला प्रोसेस विच इज बेसिकली चुनाव का प्रोसेस, उसमें ही अगर झोल झाल हो जाता है या उसमें ही अगर क्वेश्चनेबल चीजें हो जाती हैं तो आगे का प्रोसेस सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि भाई साहब ये इलेक्शन होता कैसे है, ठीक है। ओके सो लेट्स डू दिस पीपल। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो अपन इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इलेक्शन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इसका निर्वाचन सरकार नहीं करती है, ठीक है। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस, ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस एज एन ऑटोनमस बॉडी। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान में जो आर्टिकल 324 है उसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। दिस इज एन ऑटोनमस बॉडी। ऑटोनमस बॉडी मतलब ये खुद का खुद डिसीजन ले सकती है, इसको सरकार से कुछ कंसल्टेशन नहीं करना है। ऑटोनमस बॉडी मींस इट इज केपेबल ऑफ डिसाइडिंग ऑन इश्यूज बाय इटसेल्फ, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। मतलब 3 लोगों का बॉडी है ये, एक होगा भाई साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर आर 2 अदर कमिश्नर्स टू हिम, ठीक है। इट्स अ बेसिकली 3 मेंबर्ड बॉडी। क्या हुआ? आर्टिकल 324 से इसका भाई साहब निर्माण हुआ है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनमस बॉडी। आर वी क्लियर अबाउट व्हाट इज ऑटोनमस पीपल? ऑटोनमस मींस इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, which consists of one chief election commissioner and 2 other commissioners, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। कौन अपॉइंट करता है भाई साहब? प्रेसिडेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ इसमें नहीं है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजिली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। इसको भाई साहब बर्खास्त नहीं कर सकते आप, समझ में आ रहा है ये? जैसे समझ लो आपका कोई डीआईजी है, कोई पुलिस चीफ है, उनको फटाक से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया भाई साहब, यहां पे इनको ऐसा नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट इजिली। इसके लिए भाई साहब पूरा सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजिली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस, किसी पॉलिटिकल रीजंस के लिए, ठीक है। दिस इज क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो समझ लो एक प्रोसेस हो रहा है, समझ लो इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने किसी एक राज्य में, लेट्स से ए है, यहां पे देखा कि भाई साहब झोल हुआ है इस इलेक्शन में, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तो उन्होंने क्या किया भाई साहब? इलेक्शन रिजल्ट को कैंसिल कर दिया और फिर से इलेक्शन फिर से वहां पे करवाया, ठीक है। अगर यहां की सेंट्रल रूलिंग पार्टी इनको रिमूव कर दे तो मामला खत्म हो गया,
फिर तो रिमूवल के डर से वो अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे. If he is always under the threat of being removed or transferred from his office, then he will not be able to take decisions which are conducive to the conduction of free and fair elections. ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर कोई दबाव हम इनके ट्रांसफर पे, इनको भाई साहब अपने ऑफिस से रिमूवल पे इनका दबाव नहीं बना सकते. पहले बात तो इनको चुनाव ही कौन करता है? प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल बॉडी है. ठीक है, प्रेसिडेंट इज अ न्यूट्रल बॉडी. दिस इज नेसेसरी सो टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो भाई साहब इलेक्शन कमीशन क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. इलेक्शन कमीशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, और ये होना बहुत जरूरी है. ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे. वरना अगर सरकार का डर है आपको, या रूलिंग पार्टी का डर है, या ऑपोजिशन पार्टी का डर है, इन सब डर से अगर आप रहेंगे, या इन सब डरों से अगर आप प्रभावित रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट और इंपैक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, देयर इज सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो भाई साहब एक्सपेंसेस तो होंगे. ठीक है, इतना बड़ा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, ये है वो है, लेकिन अगर आप देखोगे 3 ही जन हैं पूरे भारत में, जितने भी लेवल के इलेक्शंस होते हैं ये 3 ही जन कंडक्ट कराते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे मतलब देखो इलेक्शन ड्यूटी कब होगी? आप 3 जन से ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है. मतलब इसका मतलब क्या, अगर 3 जन से ज्यादा स्टाफ आप रखते हैं तो उनको आप मुफ्त में 5 साल खिलाएंगे, सैलरी तो देनी पड़ेगी ना. समझ में आ रहा है? सपोजिटली 3 से ज्यादा लोग रख लिए हमने, अभी 3 से ज्यादा लोग रख लिए, मतलब 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, इसलिए इतनी बड़ी टीम बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, मतलब उनको मुफ्त में पालेंगे हम तो फिर. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉइज होते हैं, इनको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाता है. समझ में आ रहा है? आप देखेंगे अक्सर गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, या गवर्नमेंट के बैंक्स में जो एम्प्लॉइज हैं, इनको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाता है. दीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, दीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन. द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. इनका भाई साहब सेपरेट स्टाफ नहीं होता है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज हेल्प द इलेक्शन कमीशन. जो आपके गवर्नमेंट के जितने भी जैसे सिडको में लोग हो गए, या भाई साहब गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, या भाई साहब कोई कमीशन के लोग हो गए जो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस तो रहती है, तो ये सब भाई साहब इलेक्शन कमीशन को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस. इनका 3 मेंबर का ही टीम है. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड दिस मेंबर, मतलब ये बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म हुई है, ऑटोनमस बॉडी है. ठीक है, आपको जो रिमेंबर करना है इलेक्शन कमीशन के बारे में वो क्या क्या है भाई साहब? आर्टिकल 324 से इसका निर्माण हुआ है. इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है. ठीक है, 3 मेंबर्स की बॉडी है. कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, और दे आर हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, टीचर्स एंड अदर मेंबर्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ये सब आपको भाई साहब याद रखना है. ठीक है, क्लियर है? ओके. सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने. ठीक है, इन 1921 ही वाज सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज. इंडिया का आपने आईएएस का नाम तो सुना रहेगा भाई साहब. आईएएस एग्जामिनेशंस होते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं ये. ठीक है, बहुत टफ होते हैं. ठीक है, दुनिया का सबसे टफ एग्जामिनेशन माना जाता है इसको. ठीक है, बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, और इसमें एक बहुत कड़ा इंटरव्यू भी होता है. आपका एग्जामिनेशन आप पास करने के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है. आपको एक इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा रह जाएगा, और वहां पे बहुत बहुत ही अजीबो-गरीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, देखा जाता है कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं. हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? ठीक है, was selected for Indian civil services under the British rule. He was given the charge of the election commissioner after the election commission was established in 1950. तो इलेक्शन कमीशन का भाई साहब कभी स्टैब्लिशमेंट हुआ? 1950 में हुआ. और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? डॉक्टर सुकुमार सेन. ठीक है, ओके. मिस्टर सेन एफिशिएंटली हैंडल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशंस. तो अच्छे से उन्होंने भाई साहब इसको मैनेज किया था और एग्जाम्पल सेट किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत एडवर्स कंडीशंस था. उस टाइम पे ऐसे जो ईवीएम मशीन्स होते हैं वैसा नहीं था. बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, उसमें भाई साहब आप अपने वोट ऐसे डालते थे अंदर, और उस टाइम पे बहुत गुंडागर्दी होती थी. बैलेट बॉक्सेस लूट के लिए जाते थे लोग. ठीक है, उसमें अपना ही डाल देते थे, जो फॉर्म्स है वही डाल देते थे. ऐसा बहुत सारा कुछ होता था.
तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, ठीक है। आज की तारीख में तो भाई साहब ऑनलाइन आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप जैसे ही वोट कास्ट करते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। सो ही हैंडल इट वेल, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम्स। ओके, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? आर्टिकल 324 से इसका निर्माण हुआ है। इट केम इनटू इफेक्ट इन 1950। इट इज अ 3-membered body as of now, and there is a chief election commissioner assisted by 2 other officers. It's an independent body. It's appointed by the President of India. It looks into all types of elections which are conducted, ठीक है। और फाइनल से इलेक्शंस का इनका ही रहता है, इलेक्शन कब होगा, कहां पे होगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब रिजल्ट्स अनाउंसमेंट तक सब इनकी जिम्मेदारी होती है। They do not have more than 3 members, so obviously during elections they are assisted by all government employees, government teachers, etc. इनका assistance मिलता है इनको, ठीक है। Election Commission takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results, ठीक है। टाइम टेबल बनाते हैं ये इलेक्शन का, किस रीजन में कब होगा इलेक्शन, प्लस कब तक भाई साहब आपके अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट तक, सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, ठीक है। एंटायर responsibility is theirs, okay. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. हमने कल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस किया था। कोड ऑफ कंडक्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे भाई साहब आपके, कि आपको सारी कैंपेनिंग जो है तो कम से कम 24 घंटे पहले बंद करनी पड़ेगी, 25 लाख से ज्यादा, और ये सब आपके टर्म्स है। आप क्रिमिनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, दूसरे को थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, ब्राइब नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो अगर आप करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज अ कैंडिडेट और इवन एज अ पार्टी, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट, ये भाई साहब पूरे कोड ऑफ कंडक्ट को देखता है, हर कैंपेनर का ये अपना क्लोजली मॉनिटर करता है, ठीक है। हर कैंडिडेट का जो कैंपेनिंग होता है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, और इलेक्शन कमीशन बेसिकली मॉनिटर्स इट, ठीक है। एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। किसी भी पार्टी ने या कैंडिडेट ने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की कोशिश की तो इलेक्शन कमीशन कैन कम डाउन हेविली ऑन दैट पर्सन, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑफरिंग जेल टर्म टू दैट पर्सन, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। भाई साहब ये गवर्नमेंट को गाइडलाइंस फॉलो के लिए ऑर्डर दे सकती है। गवर्नमेंट जो चल रही है, जो सरकार है, उसको भाई साहब गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आप इस दिन को, हमारा समझ लो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो ये दिन पे इन जगहों पे इलेक्शंस होगा, ठीक है। आप पूरे पुलिस का बंदोबस्त, आप अपने पूरे पुलिस फोर्स को इधर इस रीजन पे डायरेक्ट कीजिए, आप अपने पुलिस फोर्स को इधर इस रीजन पे डायरेक्ट कीजिए, प्लस जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका बंदोबस्त कीजिए। इतने लोग हमें चाहिए, ये रिपोर्टिंग चाहिए, इतने सीसीटीवी कैमरास वहां पे इंस्टॉल होने चाहिए। समझ में आ रहा है भाई साहब? इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा हमको चाहिए, यहां से हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये ऐसे गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकते हैं, दे कैन एक्चुअली गिव डायरेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट टू सम गाइडलाइंस, ठीक है। प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन। आपने देखो भाई साहब गवर्नमेंट पावर में है, गवर्नमेंट रास्ता से लेकर भाई साहब आपके व्हीकल सब कुछ यूज कर सकती है। कल हमने देखा ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। अगर आपको भाई साहब इलेक्शन कैंपेन करना है अपने बलबूते पे कीजिए, गवर्नमेंट की चीजों को इंप्लॉय करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको ये ऐसा कर सकते हैं। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हाई लेवल पे झोल झाल कर सकते हैं तो उनको ट्रांसफर करने का सीधा ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। ये जो पुलिस चीफ हैं इन पे हमको भरोसा नहीं है, इनको अभी फिलहाल इलेक्शंस के दौरान यहां से ट्रांसफर कीजिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना पावर इलेक्शन कमीशन को है, ठीक है। फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दे विल इंप्लीमेंट एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपका। When on election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, आप देखोगे जो गवर्नमेंट का भाई साहब गाड़ी होता है वहां पे लिखा रहता है ऑन इलेक्शन ड्यूटी, एक कार्ड लगा देते हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो इलेक्शन ड्यूटी में अगर आप हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उस टाइम तक आप क्या हैं, इलेक्शन कमिश्नर के भाई साहब ऑफिशियल हैं, ठीक है। यू आर वर्किंग फॉर द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से शुभम भाई साहब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेट्स से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है और आज इलेक्शन है, तो आज पूरे 8-9 घंटे की जो इसको ड्यूटी रहेगी, ही विल बी एम्प्लॉयड नॉट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट एज एन एम्प्लॉय ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। उस पूरे 8 या 9 घंटे में वो एज एन एम्प्लॉय ऑफ इलेक्शन कमिश्नर काम करेगा, नॉट एज हिज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है।
So when on election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ओके. प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट. अभी देखो इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम हैं. एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 years of age has the right to vote. To exercise the right to vote, citizens' names must be there in the voter list. तो भाई साहब वोटर लिस्ट में इंसान का नाम आना चाहिए. ठीक है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ये प्रिपेयर करता है लिस्ट पूरे डेटाबेस से. ठीक है. अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर्स लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स. न्यू वोटर्स कहां से आएंगे? न्यू वोटर्स कहां से आएंगे? जो 18 साल क्रॉस कर रहे हो. और तो अगर आपका प्लेस चेंज हुआ है, आप समझ लो बिहार में रहते थे, आप यूपी में आए, ठीक है, तो आपका प्लेस चेंज हुआ तो तभी वहां पे उस रीजनल जगह पे आपका न्यू वोटर्स लिस्ट बनेगा. ठीक है. द इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स. आपके पेरेंट्स के जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने इशू किए हैं. ठीक है. इट हैज बीन इशूड बाय द इलेक्शन कमिश्नर. डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन. तो इलेक्शन कमीशन भाई साहब ये डिसाइड करती है क्या? टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस. द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ये पूरा पूरा भाई साहब इलेक्शन कमीशन का उत्तरदायित्व है. टाइम टेबल बनाना प्रॉपरली. आपने भाई साहब पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में इलेक्शन रख दिया, पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा लोड आ जाएगा, है ना. इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहां से लाएं, इतने सारा पुलिस ऑफिसर्स कहां से लाएं, कैसे मैनेज करें, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा. तो दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दीज थिंग्स कि टाइम टेबल आपको प्रॉपरली करे ताकि जो आपके फोर्सेस हैं वो प्रॉपरली एलोकेट हो, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली एलोकेट हो. ठीक है. ओके. सो इट इज टाइम टेबल प्रिपेयर करना. द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड द इलेक्शंस इन एवरी स्टेज. कब इलेक्शन कंडक्ट कराना है और कितने स्टेजेस में कराना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र में स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो एक फेज 1 होगा, फिर फेज 2 होगा, फिर फेज 3 होगा. तो फेज 1 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे, फेज 2 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे, फेज 3 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे. ऐसा होगा, फेजेस में होगा. बहुत ऐसा नहीं होगा कि अभी फेज 1 हो रहा है तो एक साल बाद फेज 2 होगा, ऐसा नहीं होगा. विद इन मैक्सिमम 15 days और लेट्स से अ मंथ्स टाइम ऑल द फेजेस वुड बी कवर्ड फॉर इलेक्शंस. ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स. अभी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अभी भाई साहब अगर समझ लो मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूं, आई हैव डन सम क्राइम्स इन द पास्ट and I have applied or filled up my nomination form and I have got a party ticket as well. तो अभी मेरा जो जांच पड़ताल करेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी कि मेरे अगेंस्ट कोई पेंडिंग केसेस है या नहीं, एम आई एलिजिबल टू एक्चुअली कंटेस्ट इलेक्शंस. ये सब जांच पड़ताल स्क्रूटिनी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन करेगी. हाँ, 3 लोगों की बॉडी कैसे करती है, ये सब करना पड़ेगा ना भाई साहब. देखो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ठीक है. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर हम समझ लें कि ऑन एन एवरेज 5 नेशनल पार्टीज हैं, अगर समझ लो ऑन एन एवरेज, बीजेपी हो गया, एनसीपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ऐसे 5-6 नेशनल पार्टीज हैं, तो इन लोग सब अपने कैंडिडेट्स को फाइल करेंगे. चलो 10 मान लेते हैं. ठीक है. तो मतलब अगर मैंने मान लिया कि 10 लोग, हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट को फाइल करेगी, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स हो गए? अप्रोक्सीमेटली 5430. ठीक है. ये 5500 कैंडिडेट्स का आपको स्क्रूटिनी करना पड़ेगा. डिवाइड कर लीजिए 3 में भाई साहब. 543 को डिवाइड कर लीजिए 543 को, कितना हो जाएगा? 318. तो 1800 कैंडिडेट्स का प्रोफाइल आपको चेक करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. 1800 को 1 महीना लगेगा भाई साहब. क्या होगा आपका भाई साहब? 1800 को आप डिवाइड कर दे 30 दिनों से, तो आपका हो जाएगा भाई साहब. 60 लोगों का प्रोफाइल चेक करना है फटाफट फटाफट. ठीक है. प्रोफाइल क्या चेक करना है आपको, वो सब मिल ही जाएगा, वो डेटा बना हुआ ही मिलता है आपको. ठीक है. Okay, so scrutiny of the applications of candidates after the election dates are declared. Every political party selects the candidates to contest elections. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. आपके ऊपर ये हक है, अगर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं और आप किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, you can contest the elections independently as well. There are many independent leaders as well. ठीक है. तो ये किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, but they can contest elections. Candidates of political parties as well as independent candidates have to fill the applications which include the information about their own self. उनका भाई साहब assets क्या है, liabilities क्या है, कल हमने देखा इन सब चीजों को, उनका educational qualification उनको भरना पड़ेगा,
एसेट्स लाइबिलिटीज भरनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी क्या है वो भरना पड़ेगा, प्लस कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है कि नहीं, कोई पेंडिंग केसेस हैं कि नहीं, ये सारी डिटेल्स उनको भरनी पड़ेगी। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउज एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो अगर कोई इनएलिजिबल हो जाता है तो उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है। ठीक है। अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, अगर किसी का भाई साहब पेंडिंग केसेस है और किसी कोई जेल में है या जेल होने वाला है, ऐसे अगर दिखता है तो इलेक्शन कमीशन बोलती है कि भाई साहब आप किसी दूसरे कैंडिडेट को फाइल कीजिए, हम इनको नहीं दे सकते। या किसी ने पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था और बहुत उपद्रव मचाया था तो उनको बैन कर दिया गया है, फिर से अगर वो कैंडिडेट इलेक्शन में कैंडिडेचर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके फॉर्म को भी कैंसिल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ये डिसीजन लेती है और पार्टी को बता देती है। ठीक है। गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारा भाई साहब मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या है, स्टेट लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है, प्लस आपका भाई साहब विलेज और या म्युनिसिपल लेवल पे भी है। तो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म। स्प्लिट इन द पार्टी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। तो आपका स्प्लिट जो होता है पार्टी में, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? इलेक्शन कमीशन अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो वो पार्टी नहीं आ सकती। अभी इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को किसी लेवल पे कब रिकॉग्नाइज करती है, तो पहले तो होता है आपका एजेंडा क्या है। अभी कोई पार्टी है, समझ लो मैं कोई पार्टी बना रहा हूं और मेरे को ना जिसको पसंद नहीं आएगा उसको मार देंगे, यही हमारा एजेंडा है। इलेक्शन कमीशन पहले तो मेरे को जेल में डाल देगी, उसके बाद बोलेगी भाई साहब तू कभी सोचियो मत। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपका एजेंडा क्या है, किस लिए आप पार्टी बनाना चाहते हैं, किस लेवल पे आप पार्टी बना रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो ये पार्टी को रिकग्निशन कौन देता है, हु बेसिकली रिकग्नाइजेस द पार्टी, द इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज द पार्टी। जैसे अगर आप देखोगे कोई कंपनी है, लेट्स से कोई कंपनी है, इस कंपनी को कौन रिकग्नाइज करता है, कंपनी रजिस्ट्रार। ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रार होता है, वो इसको रिकग्नाइज करता है। तो इसी तरह से किसी पार्टी को भी रिकग्निशन कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन also has the right to de-recognize any political party। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसने कोई झोल झपाटा कर दिया है भाई साहब, कोई बहुत बड़े लेवल पे सब लोग झोल कर रहे हैं या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर डाला है उन लोगों ने, तो उसको डी-रिकग्नाइज भी कर सकती है। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्शन सिंबल भी अलॉट करते हैं। ठीक है। अभी आपने कोई इलेक्शन सिंबल लिया तो उसका स्क्रूटिनी इलेक्शन कमीशन करेगा, और ऐसा कोई भड़काऊ बाजी आपने सिंबल ले लिया तो वो नहीं, उन लोग अलाउड नहीं करेंगे आप। ठीक है। तो आपके इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अभी इलेक्शन कमीशन कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है इलेक्शंस का, अभी देखो क्या ये मुनासिब है या क्या ये पॉसिबल है कि 543 प्लस आपके स्टेट लेवल पे इतने सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्शन कमीशन एक्चुअली जाकर सब इलेक्शंस को मॉनिटर करे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि कहीं पे भी झोल हो गया है या कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और एक पर्टिकुलर कमिटी ऑफ लोग ये फील कर रहे हैं, तो दे कैन एक्चुअली आस्क द इलेक्शन कमीशन टू एक्चुअली लुक इनटू इट। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी इंक्वायरी बैठाएगा भाई साहब। द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स that might arise during elections, accordingly to declare any candidate as disqualified or conduct re-election in a particular constituency। अगर भाई साहब कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई झोल झपाटा हो गया है तो पूरे इलेक्शन को कैंसिल करके फिर से री इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करके कर सकती है। ठीक है। अगर किसी इंसान ने, कोई कैंडिडेट ने कोई ब्राइब करने की कोशिश की है या अनफेयर मींस यूज किया है तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है। उनके पार्टी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ओके। श्याम नरेन नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। ही वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। ही एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू वोट ऑन द 25th of October 1951 इन लोकसभा इलेक्शंस। पहली बार लोकसभा इलेक्शंस हुआ था आपका 1951 में। ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कास्ट द वोट। फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया है। ठीक है। 25th of October in 1951 he was the first person to cast his vote। ठीक है। श्याम शरण नेगी।
ओके, तो आपका देखो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या क्या है भाई साहब। एक तो है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भाई साहब कितने हैं आपके 543 नेशनल लेवल पे, ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल पे जाएंगे तो वार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है भाई साहब, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके बाद क्या है, फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट को फाइनलाइज करना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। तो नॉमिनेशन मतलब जितने भी उम्मीदवार होंगे वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स भरेंगे, तो उनका स्क्रूटिनी करना। इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन मतलब क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन? हाँ, एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप लोगों तक पहुंचेंगे, ऑब्वियसली लोगों को ये बताएंगे कि हम क्या काम करने वाले हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन। एक्चुअल वोटिंग का दिन आता है, ठीक है। इसके बाद होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स। आज की तारीख में तो ये काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑटोमेटिक हो गया है। पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे बैलेट बॉक्सेस में पेपर्स डाले जाते थे, उन बैलेट बॉक्सेस को खोला जाता था और पेपर्स की काउंटिंग की जाती थी, उसमें बहुत सारे लोग लगते थे। खैर, ये तो अभी रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस। अगर किसी को लग रहा है कि भाई साहब जो इलेक्शंस हुए हैं वो प्रॉपरली नहीं हुए हैं और डिस्प्यूट्स हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व किसको करना है, इलेक्शन कमीशन को। दे हैव टू प्रोब इनटू इट एंड दे हैव टू जस्टिफाई वेदर देयर वाज अ स्कोप ऑफ अ डिस्प्यूट और नॉट, ठीक है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? A restructuring of the constituency. The total number of members in Lok Sabha is 543. ये आपके 543। लोकसभा मतलब सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे जो इलेक्शंस हो रहा है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने हो गए, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड? एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक इंसान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोदी जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? हाँ, कहा भाई साहब देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं रखते हो। वाराणसी। राहुल गांधी वायनाड, ठीक है, जहां पे बहुत बड़ी बाढ़ आई थी अभी, ठीक है। ओके, सो दीज आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये यहां से इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543। हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड? एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट मींस दैट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। Creating constituencies is the responsibility of delimitation commission. इसको लिख लीजिए भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्रिएशन कौन करते हैं? क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन। Done. Delimitation commission. The delimitation commission does not succumb to any pressure while restructuring the constitution. ठीक है, ये भाई साहब कोई प्रेशर में नहीं आता, नहीं एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर दो, ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वॉट एवर दे विल डिसाइड ऑन, दे विल रीस्ट्रक्चर। अगर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हुए तो इसका मतलब या तो मेंबर्स बढ़ेंगे या तो मेंबर्स घटेंगे, है ना। अभी फिलहाल तो 543 है, प्लस 2 मेंबर्स रिजर्व होते हैं, तो 545 टोटल स्ट्रेंथ है आपके लोकसभा का, जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, यूनियन लेवल की गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? बहुत जरूरी है भाई साहब कोड ऑफ कंडक्ट को समझना, ठीक है। टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये भाई साहब किसका डिपार्टमेंट है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स। द कोड ऑफ कंडक्ट is one of the measures adopted by the election commission. In the last few decades, the election commission has used its powers to control malpractices. Malpractices क्या होते हैं? जो झोल झपाटा करते हैं भाई साहब इलेक्शन के टाइम पे वोट जीतने के लिए, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग इलेक्शंस, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। दोनों भी, मतलब गवर्नमेंट पे भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट है,
वो इलेक्शन के टाइम पे अपने रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेन में यूज नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट की गाड़ियां, गवर्नमेंट के ऑफिसेज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, इनको यूज नहीं कर सकती है कैंपेनिंग में, ठीक है। जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो भी भाई साहब थ्रेटन या ब्राइब नहीं कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेन वोटर्स, ठीक है। और जो वोटर्स हैं उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोई एग्जांपल, कोई एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट, अगर एक वोट दिया है तो फिर से दोबारा वोट देने की कोशिश ना करें। ये पहले जोल जबाड़ा बहुत होता था, एक ही आदमी 10 वोट दिए जा रहा है वैसा, ठीक है। तो इस तरीके का कारनामे ना करें, ठीक है। ओके, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दीज रूल्स, गवर्नमेंट भी भाई साहब ये सब रूल्स वायलेट नहीं कर सकती है। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। तो आपका भाई साहब बहुत सारे इलेक्शंस में काफी स्ट्रिक्टली कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया गया है। जितना स्ट्रिक्टली कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होगा उतना वोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जो भी स्कूल जितने स्ट्रिक्टली एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ता है ना। भाई साहब कोई स्कूल है और भाई साहब स्टूडेंट वैसे ऐसे निकल रहे होंगे तो भाई साहब पेरेंट्स भाग जाएंगे वहां से, है ना। तो जितना आपका स्कूल स्ट्रिक्ट होगा छोटे छोटे मामलों में, ठीक है, उतना ही पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ओके ओके, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोस्ट देयर वोट। तो कास्टिंग ऑफ वोट और पोलिंग ऑफ वोट मतलब ये फाइनल दिन होता है जब वोटर्स भाई साहब जाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर कोई इंसान, अगर ये आपको मैं बता रहा हूं, कल आपने स्टार्टअप डाला या कोई भाई साहब कंपनी डाली और उसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वोटिंग का दिन पे आपको उनको छुट्टी देनी पड़ेगी। आपने अगर नहीं दिया तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। अगर वो जाकर बोल देता है ना कि भाई साहब मेरे को जबरदस्ती काम पे बुलाया, मैं वोट देने नहीं जा पाया, तो आपके ऊपर केस बन जाएगा, ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। वो 2 घंटे की छुट्टी मांगे, 4 घंटे की छुट्टी मांगे, 8 घंटे की छुट्टी मांगे, पूरे दिन की भी छुट्टी मांगे, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, उसको पेड हॉलीडे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर अच्छा बंदा है बोलेगा भाई साहब मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ वोट देकर, और अगर फायदा उठाएगा तो बोलेगा नहीं भाई बहुत भीड़ है, मेरे को 8 घंटा लग जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन। अगर आपने बोला कि नहीं 2 घंटे में आना है तो आओ, वरना मतलब पगार काट लूंगा तुम्हारी, तो भाई साहब तुम खुद ही कर जाओगे, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ फंडामेंटल राइट। जिस दिन इलेक्शंस होगा आपको छुट्टी या तो देनी पड़ेगी या कुछ टाइम के लिए उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अगर देखो वो इंसान वोट नहीं देने जा रहा है और वो खुद ब खुद तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको आप प्रेशराइज करके काम करा रहे हो, धमकी देकर काम करा रहे हो, तो आप पे केस बन जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in the local school or a government office। ज्यादा करके आपके स्कूल्स में ही इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो आपका देखो इस तरीके का वोटर लिस्ट होता है, along with your photo, it has your name, it has your identity, it has your address वगैरह, आपका वार्ड नंबर, ये सारी चीजें रहती हैं उसमें, ठीक है। So these are things that are there. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast a vote। तो आपका वैसा एक मार्क होता है, ठीक है, and he or she is allowed to cast the vote, ठीक है। आप जाकर वोटिंग कास्ट कर सकते हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way। तो हर एक पोलिंग बूथ में एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट, मतलब जैसे बीजेपी का एक कैंडिडेट, कांग्रेस का एक कैंडिडेट, एनसीपी का एक कैंडिडेट, शिवसेना का एक कैंडिडेट, ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो है तो उस पोलिंग बूथ में रहेंगे। उनके हर एक पार्टी के एक एजेंट यहां पर रहेंगे, जस्ट टू इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। अगर उनको लगता है तो वो तुरंत ताबड़तोड़ रिपोर्ट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। सो एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट मतलब ईच पार्टी, ठीक है। अगर भाई साहब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उसको समर्थन करने वाले लोग भी भाई साहब उनमें से एक वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। So an agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way। एक प्रॉपर तरीके से वोटिंग हो रहा हो या ऐसा वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका बैलेट बॉक्स। अभी तो बैलेट बॉक्स नहीं है, अभी तो आपका ईवीएम मशीन्स आ गए हैं, ओके। अर्लियर वोटर्स यूज्ड टू कास्ट देयर वोट ऑन अ बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर होता था और इसको भाई साहब बैलेट बॉक्स में डालते थे और इस बैलेट बॉक्स को काउंटिंग के दिन खोला जाता था और उसको काउंट किया जाता था। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party names and symbols are listed। ठीक है, तो आप उसको फाड़ते हैं पूरे लिस्ट से और उसको भाई साहब डाल देते हैं बॉक्स में और उसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, अभी नहीं।
Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। अभी भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गए हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इसमें सारे पार्टीज के ऐसे रहते हैं भाई साहब। देखो आपको जिसमें भी प्रेस करना हो आप इसको प्रेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे पार्टी की लिस्ट होती है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग चुनाव में खड़े हैं उनका पार्टी के सिंबल्स और वहां पे रहते हैं, ठीक है। बस गया, वो कुछ नहीं कर सकते, हाँ चला गया तो वो गया। इसीलिए तो तुम्हारा एंट्री टाइम पे भी तुमको लिस्ट देखना जरूरी है। वो लोग प्रोवाइड करते हैं भाई साहब, लिस्ट देखो, आराम से बैठ कर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लिस्ट देख लीजिए कौन से पार्टी का क्या सिंबल है, ठीक है। गलती से तुमने दबा दिया तो गया तुम्हारा वो, एक बार दबा दिया तो हो गया, उसको आप ये नहीं कर सकते, उसको आप इरेज नहीं कर सकते, इट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ये उन लोग बोल ही देते हैं। इसीलिए बाहर भी ना, वो जो लिस्ट मैंने आपको दिखाया, बाहर ऐसा लिस्ट रहता है, एक बुक रहती है, उसमें जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं वो सब हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर उस बॉक्स के अंदर गए, ऐसा घिरा रहता है ये बॉक्स, चलो जल्दी करो, ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है। टेक योर टाइम, नोबडी इज गोइंग टू पुश यू फॉर दिस। अभी बहुत सारे लोग मतलब शिक्षित नहीं है, थोड़ा समझने में उनको टाइम लगता है, कभी कंप्यूटर नहीं चलाया होगा या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑपरेट नहीं किया होगा, लेकिन बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है वो। आपको ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिखता है भाई साहब। ये बटन है, एक बटन दबाना है भाई साहब, जिसको आपको वोट देना है बटन दबा दो, खत्म हो गया, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब अनपढ़ गवार लोग भी इसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम के साथ साथ भाई साहब सिंबल्स भी रहते हैं, और कम से कम आपको पार्टी का सिंबल तो मालूम होगा जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी मंगे साथ। लेकिन आपने अगर एक बार बटन दबा दिया तो वो फिर से भाई साहब रिकॉर्ड नहीं हो सकता। सो इट्स अ मशीन कंटेन्स नेम्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी सिंबल्स। वोटर हैज टू प्रेस ऑन द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही शी वांट्स टू गिव द वोट। जैसे जैसे भाई साहब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, आपके नाम के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड हो जाता है वो। ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। ऐसे भाई साहब ईवीएम्स को हम बंद करके ऐसे बॉक्सेस में लेकर चले जाते हैं सिक्योर प्लेस में, और इसको भाई साहब डिकोडिंग होती है, ठीक है। ओके, ईवीएम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ओपन एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड, ठीक है। कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। तो इलेक्शन लेवल पे आपका, अगर मैं बता रहा हूं यूनियन लेवल पे जो सिलेक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओए क्या रहा है? यूनियन लेवल पे जो सिलेक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे सिलेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जांपल प्रशांत ठाकुर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये आपके अलग अलग। द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन 1951-52, ठीक है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन द इनिशियल इलेक्शंस बैलेट बॉक्सेस वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। तो पहले ऐसे बैलेट बॉक्सेस होते थे, अभी तो आपका ईवीएम आ गया है भाई साहब, ठीक है। द यूज ऑफ ईवीएम मशीन्स स्टार्टेड फ्रॉम द डेकेड ऑफ 1990s। तो भाई साहब 1990 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ईवीएम मशीन्स। मेनी थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द वोटिंग मशीन। तो पहली बात तो पेपर का भाई साहब नुकसान नहीं, हर बार पेपर फाड़ो और पेपर को उसके अंदर डालो। दूसरी बात, पहले बहुत सारा बूथ कैप्चरिंग होता था। बूथ कैप्चरिंग में ये बैलेट बॉक्स उठाकर लेके चले जाते हैं, मतलब बंदूक लेकर घुस जाएंगे और बैलेट बॉक्स से लेकर चले जाएंगे और उसमें हम अपनी कैंडिडेट का सारा डाल देंगे, लो भाई साहब काउंटिंग कर लो अभी तुम, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे दैट कैन बी टुडे कर्टेल्ड बाय यूजिंग ईवीएम मशीन्स, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है जिसको अपन बोलते हैं नोटा, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी भी पार्टी कैंडिडेट पे कोई भरोसा नहीं, ठीक है, जितने भी लोग उम्मीदवार हैं या, लेकिन आप अपना वोट देना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि भाई मैं डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हूं, मैं डेमोक्रेसी का पार्ट हूं, लेकिन जितने भी लोग हैं मुझे पसंद ही नहीं है, उनके मतलब जो भी है मेरा रीजन, आई डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन एनी वन ऑफ देम, तो भी आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं अंडर नोटा, इसको हम नोटा बोलते हैं, ठीक है। नन ऑफ दी अबव, ठीक है, आपका जैसे ऑप्शन रहता है ना एमसीक्यू में, ये और नन ऑफ दी अबव कभी कभी रहता है, तो वैसा यहाँ पे नन ऑफ दी अबव है, मतलब ये जितने भी लोग हैं इनमें से कोई किसी को भी मैं वोट नहीं देना चाहता हूं। तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, तो तुम आए क्यों, है ना। एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि भाई साहब तुम घर में कामकाज छोड़ के या अपने ऑफिस के कामकाज छोड़कर आए क्यों, तुमको किसी पे भी अगर भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जितने भी कैंडिडेट्स हैं
उन पे भरोसा नहीं है, ये मैं जता रहा हूं और इसको जताने का मेरा हक है। ठीक है, जैसे देखो हो सकता है ना भाई साहब, और होना भी चाहिए, कोई मतलब ये नहीं है मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे इतने लोगों का मैंने रिव्यू किया, आई एम नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन एनी वन ऑफ देम, तो आप अपना वोट नोटा में डाल सकते हैं। ठीक है, सो आज की तारीख में ये नोटा है विच इज अ वेरी वैलिड थिंग। इफ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट दे कैन चूज द ऑप्शन ऑफ नोटा। इट हैज बिकम इजी फॉर डिसेबल्ड पीपल टू वोट। आज की तारीख में डिसेबल्ड पीपल, अगर किसी को आंख में नहीं दिख रहा है तो उनके लिए भी, डिसेबल्ड पीपल के लिए भी, इनफैक्ट अगर समझ लो मैं किसी बहुत पहाड़ के ऊपर रहता हूं और मैं एक 80 साल का बुढ़ा हूं भाई साहब, मैं भाई साहब यहाँ पे आपका वोटिंग, समझ लो स्कूल में वोटिंग चल रहा है, अभी मैं नहीं आ सकता यार, और मेरे को कोई लेकर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर ये बात इनको मालूम चली, इनको, इन ऑफिशियल्स को भाई साहब ऊपर पहाड़ तक चढ़ के जाना पड़ेगा और मेरा वोट लेना पड़ेगा। यस, दिस इज द प्रोसेस। एक वोट ही सही, आपको ऊपर चल के जाना पड़ेगा और मेरा वोट लेना पड़ेगा। अक्सर ऐसा हुआ है, आसाम में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे नॉन रीचेबल है, हाथी के पीठ पर भाई साहब चढ़ के इलेक्शन कमीशन को उन जगहों पर जाकर वोट लेना पड़ेगा इफ द पर्सन वांट्स टू वोट। ठीक है, इट हैज बिकम इजी फॉर डिसेबल्ड पीपल टू वोट। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर। ईवीएम से भाई साहब आपका पेपर एंड thereby help in the protection of environment. It has also been possible to have an early declaration. क्योंकि भाई साहब देखो, अगर पेपर बैलेट बॉक्सेस में डाल रहे हैं तो आपका पेपर जो है बैलेट बॉक्सेस में डाल रहे हैं, उसको फिर खोलेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे, एक तो पेपर का वेस्टेज और दूसरा काफी टाइम लगने वाला है। उसको खोलेंगे, अच्छा ये है, चलो मार्क करो, ये है, ये ऐसे, ये भाई साहब पट 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 रिकॉर्डिंग हो गया, जैसे जैसे वोट दिया वैसे रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, सो इट अवॉइड्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पेपर। ठीक है, तो भाई साहब कोई जीतेगा नहीं उसका मतलब, फिर उसका मतलब आपको कोएलिशन गवर्नमेंट देखना पड़ेगा। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब आपको मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी। अगर किसी को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल रहा है तो जनरली यही हो ही जाता है। देखो A प्लस बी प्लस सी, ऐसा तो हुआ नहीं है कि भाई साहब नोटा में ही सारे वोट्स आ गए हों। हाँ, लेकिन आज की तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि नोटा का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। नोटा का परसेंटेज जब पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था और आज में काफी फर्क आ गया है, लोग इसमें वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो भाई साहब आपका नेशनल लेवल पे हो। ये 2/3 मेजोरिटी अगर कोई पार्टी नहीं ले पा रहा है तो क्या हो जाता है, पार्टी ए और पार्टी बी भाई साहब कोएलिशन मिलीजुली सरकार बन जाती है। मिलीजुली सरकार के अलग डिसएडवांटेजेस हैं, आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र में इसके पहले मिलीजुली सरकार थी। ठीक है, और मतलब उसमें क्लैशेस होते हैं, कभी कभी सरकार गिर भी जाती है, जो भी है, तो ये 2/3 मेजोरिटी से वो कर लेते हैं जनरली। ठीक है, नोटा का परसेंटेज अभी भी इतना हाई नहीं हुआ है कि सरकार ना बन पाए। ठीक है, लेकिन इट इज शोइंग एन इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। वट एवर इलेक्शंस हैव हैपेंड एट द यूनियन लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल, इट हैज शोन एन इंक्रीज। ठीक है, फॉर वट एवर रीजन इट हैज शोन एन इंक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई खराबी नहीं होती है। देखो ईवीएम मशीन्स हैं, उनमें डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। कैसा है, तुमने पेन ड्राइव में डेटा सेव कर ली, इलेक्शन के पहले अगर इलेक्शन के दौरान भी अगर आपका ईवीएम मशीन खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने का पूरा इंतजाम रहता है। ठीक है, समझ लो भाई साहब कि जहां तक आपका वोट रिकॉर्ड होना है वहां तक रिकॉर्ड हो जाता है। समझ लो अभी लेट्स से पहले 3 घंटे का वोट रिकॉर्ड हो गया है, अभी इसके बाद वाला वोट रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो उसी जगह पे आप देखो, ये सुषमा पाटिल में आप देखोगे सारे ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इस कमरे में जो ईवीएम था उसको छोड़ दिया, इस कमरे में शिफ्ट हो गया, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहां तक 3 घंटे तक जो आपका वोट रिकॉर्ड हुआ वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद परेशानी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आप भाई साहब दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, क्या है, उस कमरे में अपन अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वोट ही तो देना है। अब वहां पे जो लोग वहां पे बैठे हुए थे वही लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे वोटिंग चालू रहेगी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? इसीलिए देखोगे आप जितने भी ऐसे सेंटर्स होंगे जहां पे इलेक्शंस हो रहे होंगे, उन जगहों पे एक कमरा नहीं होता है वैसा। आप सुषमा पाटिल में कभी गए कि नहीं मालूम नहीं मुझे, दूसरे किसी स्कूल में भी अगर आप जाएंगे तो देखोगे सारे क्लासेस में आपका भाई साहब चल रहा है वोटिंग। ठीक है, तो आराम से होता है भाई साहब, कोई गर्दी ना हो, कोई भाई साहब तनाव में ना आए लोग, ठीक है, कोई पैसा प्रेशर में ना आए, इस तरह से आपका स्मूथ प्रोसेस रखा जाता है। ठीक है, ओके। What makes elections in India democratic? Independent Election Commission.
तो पहली बात तो इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। तो बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन है। पावरफुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सिलेक्ट नहीं किया है, इनके डिसीजंस भी फ्री हैं। ठीक है, ओके, सो दैट इज बेसिकली वन थिंग। बॉडी इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये आपका बेसिकली है। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। ठीक है, जिस तरह से भाई साहब जुडिशरी एक सेपरेट विंग है ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका निर्वाचन कोई पार्टी नहीं करता है, खुद भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसमें कोई झोल झपाटा होने का चांस नहीं है। ओके, सो वीएस संपत जनरल इलेक्शंस 2014 में ये थे। ठीक है, ही वाज बेसिकली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार भाई साहब इनका निर्वाचन हो गया, वंस ही सिलेक्टेड, ही इज नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट। उनको अपना काम करना है और वो बड़े सुनियोजित तरीके से और बड़े अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर even if the ruling party or the government does, it is virtually impossible for it to remove the, इसको रिमूव नहीं कर सकते इनको। ठीक है, मतलब इनका काम पसंद नहीं आ रहा, हटाओ इनको, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई दबाव बनेगा ही नहीं। ये इनको मालूम है कि ये बहुत पावरफुल है, इनको फटाक से हटा नहीं सकते। इनको अगर कुछ गलत लगा तो ये प्रॉपरली उसको पूरा उस जगह के इलेक्शंस को ही मतलब ये घोषित कर सकते हैं कि इनवैलिड हो गया। ठीक है, Popular participation. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो वोटर टर्नआउट फिगर्स होते हैं 20%, 30%, 40%। जनरली जो पहला इलेक्शन हुआ था और अभी जो चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ा है लोगों का। ठीक है, देखो वोटर पार्टिसिपेशन तभी बढ़ेगा जब लोगों को सिस्टम पे भरोसा हो, वरना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्यों ही अपना टाइम खराब करके भाई साहब जाएं और अपना वोट कास्ट करें। इफ वी हैव फेथ इन द सिस्टम, इफ वी हैव फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, if we have faith in the election process, then only we are going to spend our time in going ahead and casting our vote, otherwise we will not। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने इलेक्शन करवा दिया तो सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। आपको भाई साहब वैसा एनवायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, यू हैव टू मेक द पीपल कंफर्टेबल एंड रैशनल इन कास्टिंग देयर वोट। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा एक पूरा ये देखो, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, टाइम टेबल बनाएगा, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉय करेगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। इसके पहले हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में और भी जितने भी विंग्स हैं उनको ये इंश्योर करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक है, टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। कितने लोगों ने भाई साहब अपना वोट कास्टिंग किया। ओवर द लास्ट 50 years द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइंड। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है। इसका एक कारण यह है कि यूरोप और अमेरिका, ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, लोगों को और कुछ चाहिए नहीं। एक स्टेज पे वो आ गए हैं कि दे डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। समझो, इस चीज को समझो कि आपके स्कूल ने पीटीएम रखा, ठीक है, बहुत लोग आ गए, बहुत सारे पेरेंट्स आ गए, या तो कोई पेरेंट्स आए नहीं, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर बहुत सारे पेरेंट्स आ गए तो इसका मतलब क्या है, कुछ शिकायत है उनको, है ना, ठीक है। और अगर कोई भी मतलब हार्डली कोई पेरेंट्स आए, जैसा चल रहा है, ठीक है, हमने देख लिया रिजल्ट, हमको मालूम है, हमको भरोसा है, ठीक है, चल रहा है। तो कभी कभी अगर टर्न आउट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट मीन्स दैट मे बी पीपल आर कॉन्फिडेंट दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इज ओके, दे आर इवैल्यूएटिंग। लोग तो देख ही रहे हैं भाई साहब, ठीक है।
सो ओवर द लास्ट 50 years यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है. इन इंडिया द टर्नआउट हैज ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप. तो इंडिया में अगर आप देखोगे, वेस्ट बंगाल में देखो 1996 में वोटर टर्नआउट कितना था, 82.94 था, और 2011 में थोड़ा सा बढ़ा है. ठीक है. तमिलनाडु में देखोगे भाई साहब 1996 में कितना था, ओनली 67%. ठीक है. इट हैज इंक्रीज टू 78%, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. पौंडीचेरी में देखो 75 था, ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज हो गया बाय 2011. केरला में देखो 71 था, हार्डली एन इंक्रीज है. ठीक है. देखो अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं. पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द गवर्नमेंट, और उनको दिख भी नहीं रहा है कि इसका कोई ऑप्शन है. दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई साहब पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द गवर्नमेंट. दोनों भी हो सकता है. ठीक है. ओके 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 ओके. पॉपुलर पार्टिसिपेंट इन इंडिया, द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस. भाई साहब जिनको सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका तो चल ही रहा है भाई साहब. ठीक है. लेकिन जिनको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिली है, जिनको छोटे छोटे चीजों के लिए स्ट्रगल है, दे आर द वंस हु आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज टू हैपन इन द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन बी अकोमोडेटेड. ठीक है. तो ज्यादा करके आपको पार्टिसिपेशन गरीब लोगों को ज्यादा मिलेगा वोटिंग में, अंडर प्रिविलेज लोगों का ज्यादा मिलेगा. ठीक है. बिकॉज दे कम विद अ होप कि भाई साहब अगर चलो हमने वोट कास्ट किया तो शायद कुछ चेंज हो हमारे लाइफ में. दे हैव हाई होप्स फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. क्लियर है. So their participation is more. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. ठीक है. ये लोग ज्यादा वोट करते हैं और ये लोग जो पुअर लोग होते हैं वो कम वोट करते हैं. ठीक है. ऐसा ट्रेंड देखा गया है. कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन. तो काफी इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं भाई साहब इलेक्शन में. कुछ पूछना है. ठीक है. कॉमन पीपल ऑफ इंडिया दे अटैच. आप देखोगे भाई साहब बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं, लोगों के भाई साहब वार्तालाप भी होते हैं, लोगों के बीच में भाई साहब आप अगर न्यूज देखोगे तो डिबेट ही डिबेट है. बाकी भी ऐसे अगर किसी जगह पे किसी वाचनालय में लोग बैठे हैं या किसी टपरी पे लोग बैठे हैं तो आप देखोगे काफी, किसी फैमिली गैदरिंग में भी आप देखोगे पॉलिटिक्स जो है वो आ ही जाता है. ठीक है. लोग डिस्कस करने ही लगते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में भी भाई साहब डिस्कस होता ही है. तो ये सारे होते ही हैं बिकॉज वी आर अ लिटिल inclined towards politics और we might be politically active. और politically active होने का रीजन हमारा ये है कि हमारे होप्स हैं. हम बड़े दुविधा से गुजर रहे हैं. इतना बड़ा भाई साहब हमारा एक नेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर चीज में स्ट्रगल है. तो हमको लगता है कि शायद पॉलिटिक्स में कोई सोल्यूशन है. और शायद है भी, लेकिन शायद पूरी तरीके से हमको नहीं मिल रहा है. वी फील दैट मे बी पॉलिटिक्स इज द आंसर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स दैट वी आर फेसिंग. ठीक है. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. तो ऐसा उनको लगता है क्योंकि हम उतने डेवलप्ड नेशन नहीं हैं और आज की तारीख में भी छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे जीवन में स्ट्रगल है. तो ऑब्वियसली अगर इफ वी वांट टू गो अहेड हमारे लिए वो एक खूंटी बन जाता है. ठीक है. हमारे लिए एक लाइफ सेवर बन जाता है. They also feel that their vote matters in way things are run in the country. तो इनका वोट मैटर करता है. पहली बात तो कहीं तो हमारा कुछ मैटर करता है, ऐसा लगता है ना. ये यार एकदम मतलब अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, कोई सामने खड़ा भी नहीं करता है, लेकिन इलेक्शन के दिन भाई साहब हमारा वोट मैटर करता है. तो एक सहानुभूति मिलती है अपने आप को, एक कॉन्फिडेंस आता है. ओके. द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स. तो काफी वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और वोटिंग एक्टिविटी में भी काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा है. ठीक है. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. आप देखोगे भाई साहब ऑलमोस्ट, अगर यहां पे ही हम जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनको ही अगर हम पूछ लें किस पार्टी का समर्थन करते हो तो लगभग 50% लोग तो नोटा नहीं बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ पार्टी को सपोर्ट करेंगे, है ना. किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होंगे. उनको पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में शायद कुछ ना मालूम हो, लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं या पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वो भी वैसा ही एक मानसिकता लेकर चलते हैं. ठीक है. सो आज की तारीख में अगर इंडिया में 100 लोगों का सर्वे किया जाए तो कम से कम 50 या 50 से ज्यादा लोग किसी ना किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में होंगे. ठीक है. जो भी उनका रीजन हो, वॉट एवर रीजन दे हैव. ठीक है. आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. हमारे जो 135 करोड़ का पॉपुलेशन है उसमें वोटिंग लिस्ट में कुछ परसेंटेज आता है जो लोग ने 18 साल क्रॉस किया है. ठीक है.
between 18 and 65 और more, ठीक है, all the voter list comes. इस वोटर लिस्ट में भाई साहब अगर हम देखेंगे हर 7वां वोटर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है. पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है मतलब एमएलए या एमपी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, उम्मीदवार है, ठीक है. उम्मीदवार नहीं बोल सकते हम, इसको बोल सकते हैं कार्यकर्ता है. कार्यकर्ता मतलब समझते हैं ना, तो पार्टी कार्यकर्ता है. ये पार्टी कार्यकर्ता मतलब पार्टी के कामकाज देखता है, पार्टी में इन्वॉल्व है. तो अगर हम देखेंगे एवरी 7 वोटर्स इज अ मेंबर आउट ऑफ एवरी. हर 7वें वोटर में आपको एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो कार्य करता है, ठीक है, किसी पार्टी का कार्य करता है. इंडिया के वोटर लिस्ट में हर 7वें इंसान में एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा. 1 out of every 7 persons will be actually a active member of a political party. एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, कार्य करता है. क्या तब से हंसे जा रही हो भाई साहब, ये कोई कॉमेडी चल रहा है? Acceptance of election outcome. One final test for free and fairness of elections is the outcome itself. कि outcome क्या है, ठीक है? What is the result? ठीक है? What is the result? One final test. The outcomes of India's election speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India, both at the national and state level. तो आपके जो रूलिंग पार्टीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतते ही रहेंगे, वो भी हारते हैं, ठीक है. रूलिंग पार्टीज रूटीनली मतलब ये होता ही है, ठीक है. लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे ये हारते हैं, ठीक है. इनके काम पे डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है. इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस एंड इन लास्ट 15 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, ठीक है. रूलिंग पार्टी मतलब जैसे कांग्रेस थी एक जमाने में, ठीक है, कांग्रेस लॉस्ट, ठीक है. ऐसा देखा जा रहा है कि 15 साल का अगर हम देखें तो हर बार रूलिंग पार्टी लूज करती है कुछ सीट्स, ठीक है. स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी का ही दबदबा चलता रहेगा, ठीक है. इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस, हर 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 15 years द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट, ठीक है. तो इसका मतलब इंडिया में पीपल आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ चेंज. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे चेंज बहुत सालों से नहीं आया है, लेकिन लोगों का समर्थन है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सालों तक, ऑलमोस्ट 25+ years तक एक पार्टी थी सीपीआई, जिसने वेस्ट बंगाल पे राज किया. लोगों का कॉन्फिडेंस था, 25 साल 30 साल तक भाई साहब इन्होंने राज किया, ठीक है. राज किया बोले मतलब यही जीतते थे. उड़ीसा में अगर आप देखोगे पटनायक गवर्नमेंट ने भी बहुत सालों तक भाई साहब भरोसा रखा था, मतलब ऑलमोस्ट अपने 20 years एंड मोर, ठीक है, इनका राज चला. अभी थोड़ा सा चेंज हुआ. तो लोग भाई साहब कभी कभी इंटरेस्ट करते हैं क्योंकि हाँ भाई साहब इनको ही चलने दो, कभी कभी चेंज चाहिए, ठीक है, और कभी कभी वह तक जाते हैं, ठीक है. सो इनफैक्ट एवरी 2 out, तो हमने देखा है कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी हमेशा एडवांटेज में रहेगा. रूलिंग पार्टी का भी डिसएडवांटेज या डामाडोल हो सकता है, ठीक है. क्लियर है, आर बी क्लियर. बिगेस्ट एग्जाम्पल भाई अयोध्या हमारा सेंटर हुआ करता था, हार गए भाई सर, है ना, हार गए ना, इस बार हार गए. तो हो सकता है रूलिंग पार्टी हार सकती है, ठीक है. In the US, an incumbent or sitting elected represent at rarely loses an election in India. About half the sitting MPs or MLAs lose elections. अगर आप US में जाएंगे, an incumbent or sitting elected represent at rarely loses. ये होता ही नहीं कि वो लूज करे. US में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनका भी 5 साल का इलेक्शन है, लेकिन वो 10 साल तक रहते ही हैं ज्यादा करके, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर. एक डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल पूरा नहीं किया था, बाकी बराक ओबामा लेंगे, अगर क्लिंटन लेंगे या जॉर्ज बुश लेंगे, जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं सबके सब 10 साल कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट 10 साल तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो हार्डली लूज करते हैं वो, ठीक है. लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे कि इंडिया में एन इलेक्शन इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शन. ऑलमोस्ट 50% एमपी और एमएलए जो हैं वो इलेक्शन लूज करते हैं. इस बार जीत गए, अगली बार भाई साहब भरोसा नहीं, ठीक है. तो बड़ा डायनेमिक पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है. इसका मतलब क्या है, लोग भाई साहब बहुत क्लोजली आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लोजली देख रहे हैं कि आपने किन किन जगहों पे, और वो जजमेंट अपना दे देंगे आपको अगले इलेक्शन में, वो आपको जजमेंट दे देंगे. तो मतलब इंडिया में 50% ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएस आर डेस्टिन्ड टू लूज द इलेक्शंस. ये हारेंगे ही भाई साहब, ये हारेंगे ही, ठीक है, ये है. जबकि दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, स्टैट्स हमको ऐसे नहीं दिखते. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स. बाइंग वोट्स क्या होता है भाई साहब?
पैसा आ गया भाई साहब, ठीक है। इलेक्शन के 2 दिन पहले घर में 10,000 आ गया भाई साहब, वो ठीक है। तो इस तरह के हरकतें होती हैं। बाइंग वोट्स के और भी बहुत सारे, ठीक है। बाइंग वोट्स मतलब कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। कुछ भाई साहब पैसे वैसे बांट दिया भाई साहब लोगों में, ठीक है। बाइंग वोट्स बोलते हैं इसको। एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस, ठीक है। ज्यादा करके जो लोगों का क्रिमिनल कनेक्शन है, ठीक है, अगर लोगों को मालूम है कि इनका क्रिमिनल कनेक्शन, दे जनरली लूज इलेक्शंस, ठीक है। देखो, इलेक्शन जब आप देने जा रहे हैं तब आपको कोई नहीं देख रहा है, उसके पहले आपको देख रहे होंगे। हम धमका सकते हैं आपको, हम आपको पैसे से आपको फ्रॉड में ले जा सकते हैं, लेकिन देने जब जाएंगे आप इलेक्शन तो आपको कोई नहीं देख रहा है। आपने किसको वोट दिया वो भी कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। वो देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैंडिडेट्स हु हैव स्पेंट। तो इसका मतलब देखो, अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है तो इसका मतलब इस इंसान में खोट है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है, मेरे वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो शायद मैं पैसा ले भी लूं, लेकिन इसका मतलब अभी तक ये नहीं है कि मैं वोट उसी को दूं। समझ में आ रहा है भाई साहब? पैसा मैंने ले लिया, हाँ हाँ ठीक है, अरे आपको ही जाएगा, फिर अपन गए और किसी और को देकर चले आए। कर सकते हैं भाई साहब, करना ही चाहिए, क्योंकि जो आपको पैसा देने की कोशिश कर रहा है, जो आपके वोट को बाय आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो फ्रॉडी है। वो आज आपको पैसा दे रहा है, कल आपके पैसे से उसकी अय्याशी होगी, क्योंकि टैक्स आप भरेंगे जो वो पैसा कमाएगा, ठीक है। तब आज उसके पैसे पे आप थोड़ा बहुत सहूलियत पा लेंगे, लेकिन अगले 5 साल तक जितना भी टैक्स आप भरेंगे वो उसकी जेब में जाएगा और तब वो कमाएगा, ठीक है। सो भी अगर कोई दे रहा है तो आने दीजिए, पैसा लक्ष्मी है, पैसा आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो आप खुद ही देने जाएंगे ना, वोट में आप स्मार्ट बनिए भाई साहब, ठीक है। तो दोज विद क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लोगों को मालूम है कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, तो जनरली दे डोंट वोट फॉर इट, ठीक है। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people verdict by defeated party. Barring few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people verdict. ठीक है, मतलब जो आउटकम होगा लोग उसको मान ही लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन एक दो इंसान को लेकर नहीं होता है, इलेक्शन लाखों करोड़ों में होता है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्शन कराऊं तो ऐसा कितने ही बच्चे बैठे हुए, ठीक है, 20-21 जन बैठे हुए हैं। इसमें से अगर भाई साहब 10 लोगों ने एक को वोट किया और 11 एक को, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, डिसाइड करना। अगर समझ लो 21 लोग हैं, 10 लोग एक के लिए वोट किया, 11 ने दूसरे के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन अगर भाई साहब करोड़ों का मामला है, एक को भाई साहब 17 लाख मिला, एक को भाई साहब 5 लाख मिला, तो इसमें हम आराम से डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन का जो वर्डिक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो सबको एक्सेप्टेबल होता है। कभी ऐसा नहीं सुनेंगे आप कि 1 वोट से कोई जीता है या 2 वोट से कोई जीता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े पॉपुलेशन में अगर किसी को जीतना रहेगा तो मिनिमम हजारों वोट से वो जीतेगा ही, ये होगा ही। और इसीलिए इलेक्शन वर्डिक्ट इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल टू पीपल, ये लोगों को एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बाय द डिफीटेड पार्टी। और डिफीटेड पार्टी भी इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, यही सिस्टम है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं? कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स, ठीक है। जिनके पास भाई साहब बहुत सारा पैसा है, ठीक है, इनको विक्ट्री हो या ना हो, बट दे हैव अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। स्मॉलर पार्टीज के पास पैसों की तंगी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो इनका ज्यादा दबदबा रहता ही है, ये होगा ही। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस। क्रिमिनल कनेक्शंस में सब एंटर करते हैं। क्रिमिनल कनेक्शंस मतलब पैसा बनाया है और गवर्नमेंट को पैसा कैसा भी करके ये घुस जाते हैं, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन। तो टेक इट फ्रॉम मेजर पार्टीज, ठीक है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, इसको हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है, डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स बोलते हैं या फैमिली पॉलिटिक्स बोलते हैं। किसी किसी फैमिली का भाई साहब पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा है। जैसे अगर आप देखोगे गांधी परिवार है, ठीक है, तो ऐसा मतलब पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, सो दीज पीपल आर ऑल इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है। तो फैमिली डोमिनेंस है, ठीक है। अच्छा ये बुरा है वो डिबेटेबल है, लेकिन है, ठीक है। अभी जैसे अगर उड़ीसा में आप जाएंगे, पटनायक गवर्नमेंट, ठीक है,
बीजू पटनायक थे, उनके नवीन पटनायक हैं, ये सब भाई साहब पटनायक फैमिली है। तो वेदर दे आर गुड और बैड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फैमिली इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो सम फैमिलीज, क्योंकि देखो द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली इन्फ्लुएंस इज बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब क्या है? मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करके ये डेमोक्रेटिक सेटअप आया है। मोनार्कियल रूल में क्या था? राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम फिर से ना आए, इसीलिए हमको यहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या फैमिली डोमिनेंस है। अगर फैमिली डोमिनेंस में जो उम्मीदवार आ रहा है वो एलिजिबल है, वो मतलब सक्षम है, देन एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ओके, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। तो अक्सर भाई साहब रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अभी इंडिया में ना पार्टीज बनाने में कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने चाहे पार्टीज बन सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी एक पार्टी ए बनी और दूसरी पार्टी बी बनी, और इनके पॉलिसीज और प्रैक्टिस जो वो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर सेम है तो बहुत मतलब लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि किसको वोट दें, कौन अच्छी सरकार चलाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा चॉइस आ सकता है, कभी कभी ऐसा चॉइस आ सकता है। तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज विच इज द बेस्ट। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। तो जितने भी स्मॉलर पार्टीज होते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनका एक डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी होती है, पावर की कमी होती है, इन्फ्लुएंस की कमी होती है, उनका दायरा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, बूथ कैप्चरिंग, ये पहले बहुत होता था भाई साहब, बंदूक लेकर घुस जाएंगे, आज चलो भाई साहब जब, तो और फिर बैलेट बॉक्स लेकर चले जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग। सपोर्टर्स और हायर्ड मसलमैन, मतलब मसलमैन मतलब बंदूक लेकर भाई साहब घुस जाएंगे, और पार्टी और कैंडिडेट गेन फिजिकल कंट्रोल ऑफ पोलिंग बूथ एंड कास्ट फॉल्स वोट। धड़ाधड़ भाई साहब ठप्पा ठप 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 बैलेट बॉक्स में डालो, ठीक है। ऐसा पहले बहुत हो चुका है, ठीक है। बाय थ्रेटनिंग एवरीवन और प्रिवेंटिंग जेन्युइन वोटर्स फ्रॉम रीचिंग द पोलिंग बूथ। ऐसा बहुतों बार हुआ है कि भाई साहब समझ लो यहाँ पे पोल्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं पूरे एरिया में, भाई साहब यहाँ पे मसलमैन लोग फैल गए, ये सब रास्ते हैं, इन सब रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जाने ही नहीं देंगे, जाओ भाई साहब वोट कास्ट करना है ना, करो, ठीक है। तो इस तरह से बूथ कैप्चर, कभी कभी बूथ को कैप्चर ही कर लेंगे और कभी कभी लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले बहुत होती थी, इसको हम बूथ कैप्चरिंग बोलते हैं। इसमें मसलमैन इन्वॉल्व होते थे, इसमें भाई साहब गुंडागर्दी होती थी, तो ये तमाम चीजें होते थे पहले। कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। तो कल हमने इस पर विस्तारित रूप से चर्चा की है कि कैसे आप कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर बजट है जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। कोड ऑफ कंडक्ट में हर एक कैंडिडेट को अपना एसेट, लाइबिलिटीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। इलेक्शन कैंपेनिंग अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स के पहले बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई ब्राइबिंग किया आपने या कोई थ्रेटनिंग किया किसी को, तो वो आपको कैंडिडेट से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इन सब चीजों की हमने डिस्कशन कल किया था, ठीक है। तो ये सब आपके कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट तीनों पे एप्लीकेबल होता है। कोड ऑफ कंडक्ट भाई साहब गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होता है, कोड ऑफ कंडक्ट वोटर पे एप्लीकेबल होता है, और कोड ऑफ कंडक्ट कैंडिडेट पे भी एप्लीकेबल होता है। कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल थ्री, तीनों पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? कोड ऑफ कंडक्ट इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू ऑल थ्री, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो अगर आप यूनियन लेवल की बात कर रहे हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 2 आपके भाई साहब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लेकिन अगर आप भाई साहब स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट में होगा। तो आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा और विधानसभा के लिए, ये याद रखिएगा। लोकसभा है आपके यूनियन लेवल पे और विधानसभा है आपके स्टेट लेवल, ठीक है। क्लियर है? तो डायरेक्ट इलेक्शंस जहां पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो है आपका लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है और विधान परिषद में भी हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है। विधानसभा इज एट स्टेट लेवल, लोकसभा इज एट सेंट्रल लेवल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। इनकम्बेंट, द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है। यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शंस इज बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम, ठीक है। इनकम्बेंट मतलब एक पॉलिटिकल ऑफिस में जो लोग पार्टी, इनकम्बेंट मतलब द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है।
यूजुअली द चॉइस फॉर वोटर। तो इनकम्बेंट कौन होता है? जो समझ लो अभी एक कोई रीजन है, ठीक है, इस स्टेट में पार्टी ए है पावर में, तो ये हो जाएगा इनकम्बेंट, ठीक है। पार्टी बी सी डी ये सब ऑपोजिशन में खड़े होंगे इस इलेक्शंस में, ठीक है। सो द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस, यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शंस इज बिटवीन द इनकम्बेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टीज, ठीक है। ये चॉइस होता है जनरली, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड, कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज and candidates contesting in an election have equal opportunities to appeal for votes and to carry out election campaign। सबको समान अधिकार है वोट्स के लिए अपील करना, वोट्स के लिए कैंपेनिंग करना, ये सबको समान अधिकार है। इसको अपन क्या बोलेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज, सारे पार्टीज के लोगों का और कैंडिडेट्स का कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपील फॉर वोट्स एंड टू कैरी आउट इलेक्शन कैंपेन। सबका भाई साहब एकदम समान तरीके से अधिकार है इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन में वोट्स को अपील करना, ठीक है। दे हैव द सेम राइट्स। रिगिंग, फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स। कोई भी झोल झपाटे वाला जो भी होता है जिसमें हम वोट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय अ फ्यू पर्सन्स यूजिंग द वोट्स और अदर्स। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, अब बैलेट बॉक्सेस तो खत्म हो गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन, एक ही इंसान भाई साहब एक से ज्यादा वोट रिकॉर्ड करना। एंड ब्राइबिंग और कोर्सिंग पोलिंग ऑफिसर्स टू फेवर अ कैंडिडेट, तो कभी कभी पोलिंग ऑफिसर्स को घूस देना, ठीक है, ऐसा ये सारी चीजें होती है। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शंस प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट वाज अ चैलेंजिंग टास्क। आज की तारीख में भाई साहब घंटों में आप वोटर्स लिस्ट बना सकते हैं। आपके पास आइडेंटिटी के प्रूफ जमा है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सारी चीजों से आप वोटर्स को ट्रेस आउट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, ना कोई आइडेंटिटी थी। गिने चुने राशन कार्ड बने थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वोटर्स लिस्ट कैसे बनाए पूरे दुनिया में, मतलब पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा वोटर्स लिस्ट बनाना एक चैलेंजिंग टास्क था। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शंस प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट वाज अ चैलेंजिंग टास्क एज मेनी पीपल वेर इलिटरेट, और बहुत बड़ा एक जो पॉपुलेशन था वो इलिटरेट था। The special procedure of voting was used during elections. 20 lakh steel boxes were made for voting purpose. तो 20 लाख ऐसे स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे, 20 लाख, ठीक है। इलेक्शन सिंबल्स वे स्टक ऑन द बॉक्सेस, इसमें इलेक्शन सिंबल स्टक था। द वोटर्स वेर गिवन ब्लैंक बैलेट पेपर्स, जैसे ब्लैंक बैलेट पेपर था उसमें अपना भाई साहब नाम लिखकर डाल दो। समझ में आ रहा है? ये आपका बैलेट बॉक्स है, लेट्स से ये आपका एक बैलेट बॉक्स है, ठीक है, स्टील बॉक्स है। इसमें भाई साहब जितने भी पार्टी लीडर्स हैं इनके सिंबल्स हैं। अभी आप गए, यहाँ पे पेपर है, इस पेपर में फाड़कर आप जो भी आपका जिसका डाल दो, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। विच दे वर सपोज टू ड्रॉप इन द बॉक्स हैविंग द इलेक्शन सिंबल ऑफ द पार्टी दे वांटेड टू वोट फॉर। दिस सिस्टम एंश्योर्ड दैट इवन द इलिटरेट पीपल कुड वोट। तो भाई साहब इससे क्या हो गया, जो एकदम अनपढ़ गवार लोग थे वो भी वोट कर पाएंगे, ठीक है। जनरल इलेक्शंस, अभी भाई साहब आप देखो जनरल इलेक्शंस क्या होता है। लोकसभा इलेक्शंस held after every 5 years are called general elections। लोकसभा मतलब सेंट्रल लेवल पे जो होता है। मिड टर्म इलेक्शंस, if the elected government loses its majority before completing its term, सरकार गिर गई, ठीक है, कोई भी रीजन हो गया, ठीक है, by the parliament or if the parties of the coalition government, समझ लो मिली जुली सरकार थी वो गिर गई भाई साहब बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, तो आपका मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। withdraw the support resulting in the loss of majority support of the government and if no alternative government is possible। अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, देन इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, दे आर कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शंस। तो समझ लो पार्टी ए थी, ठीक है, ये सरकार गिर गई, पार्टी ए बी और सी था, ये मिली जुली सरकार थी, ये सरकार गिर गई, कुछ हो गया भाई साहब ठसन भाई साहब इसमें, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो गवर्नर होंगे या प्रेसिडेंट होंगे वो बोलेंगे कि भाई साहब नेक्स्ट पार्टी डी ई और एफ है, क्या इन लोग कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं? तो बनाना है, तो अगर बनाना है पार्टी तो बना सकते हैं, सरकार आप बना सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। इसके पहले जो पार्टीज थे तो सरकार गिरी और फिर दूसरी पार्टी आई, तो मिड टर्म इलेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज कोएलिशन बन गया, उसके पहले सीट्स आगे मेजॉरिटी मिल गई, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विदाउट कंडक्टिंग मिड टर्म इलेक्शंस आफ्टर अ गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड इवन द गवर्नमेंट कैन बी रन, ठीक है। बाई इलेक्शंस कब होता है? इफ एन इलेक्टेड, कल भी हमने पढ़ा था इसको, इन द लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस और डेथ, दोनों में, ठीक है। जैसे गोवा के चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर
और उनका मतलब while he was still the chief minister he died, he was suffering from cancer for a very long time, so that उसके लिए भाई साहब क्या हो जाएगा, बाई इलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाई इलेक्शंस होंगे। इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा और विधानसभा या आपके म्यूनिसिपल लेवल पे अचानक से रिजाइन कर दिया या अचानक से पद से इस्तीफा दे दिया या अचानक से उनका डेथ हो गया, तो वेकेंट सीट के लिए आपको बाई इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। Election Commission established an expert committee on the 8th of October 2010. It was decided to add a new facility, voter verified paper audit trial in EVM machines. All political parties supported this. Because of this facility, the voters can verify whether the vote cast is registered properly. तो वोटर भाई साहब वेरीफाई कर सकता है कि वोट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है कि नहीं। द पर्पस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। अभी भाई साहब किसी भी हिसाब से आप माल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये सब आपके असेंबली इलेक्शंस हैं जो हुए थे, ठीक है। असेंबली इलेक्शन हरियाणा में हुआ था। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन दैट हैपेंड इन हरियाणा इन 1987। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध, ठीक है, struggle for justice, न्याय युद्ध, and formed a new party called Lok Dal. Devilal said that this party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. तो इन्होंने ये आश्वासन दिया, ठीक है। The people were happy and attracted Devilal's promise. जितने भी फार्मर्स हैं उनके लोन्स और स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको वेव कर देंगे, हमने ऐसा इलेक्शन कैंपेन में अनाउंस कर दिया, ठीक है। So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lok Dal. Lok Dal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. ठीक है, Lok Dal alone won 60 seats and thus had a clear majority. Clear majority मिलके भाई साहब 2/3, ठीक है। Okay. Once the election results were announced, the newly elected members of the Legislative Assembly of Lok Dal chose Devilal as their leader. The government invited governor to form the new chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. ऐसा कर दिया उन्होंने भाई साहब, ठीक है। Okay. His party ruled the state for 4 years. The next election was held in 1991. But this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने एक बारगी में कोई काम कर दिया और लोगों की वाहवाह ले ली तो नेक्स्ट बार भी आप ही इलेक्ट होंगे। हमारा इंडिया का जो पब्लिक है, दे आर वेरी जजमेंटल, ठीक है। दे विल सी द एंटायर स्कोप। तो हो सकता है कि आते ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन आगे चल के उन्होंने शायद कुछ काम ऐसे नहीं किए होंगे जो पूरे होने चाहिए थे, जिसकी वजह से लोगों ने फिर से उनको वोट नहीं दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन इलेक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स अबाउट दिस चैप्टर, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हाँ बोलिए। बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तुम्हारा वोट है ना, तुम किसको दोगे? अगर तुम किसी और को दोगे या तो नहीं देना तो मैं अपने को दोगे। तुम्हारा वोट तो बेकार नहीं जा सकता ना। तुम कैंडिडेट हो, तुम खुद को अपने वोट दे सकते हो, डेफिनेटली यू कैन। अपने पार्टी को दे सकते हो, अपने खुद को वोट। मोदी जी जाते हैं ना, किसको देंगे वोट वो भाई साहब? तो खुद को ही देंगे ना, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर वो अपना वोट देंगे ही। तो वेयर विल यू? तो ये आप जरूर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते?